Good morning, friends. Today I am going to exceed the first chapter of Political Science, class 9th. तो आज हम देखेंगे रिसेंट फेज के बारे में, ठीक है, आजकल के फेज के बारे में। आजकल का मतलब कि ये नहीं कि 2-3 दिन पहले का, कुछ साल पहले के फेज। तो 1980 के बाद से डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा चेंजेस आया, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि डेमोक्रेसी बनना चाहें। लाइक देखो हुआ क्या, जो नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड्स डेमोक्रेसी क्या होता है। इन 1980 एज डेमोक्रेसी was revived in several countries operating the disintegration of the Soviet Union etc. देखो लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारा कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक बन गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश हो गया 80 के बाद। और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि ये 1991 में हुआ था। उसके बाद से तो और डेमोक्रेसी, एक कंट्री का डेमोक्रेसी बनने का प्रोसेस तेज हो गया। पोलैंड का स्टोरी से वी नो दैट द सोवियत यूनियन कंट्रोल में, सही बात है, सोवियत यूनियन अपने पड़ोस के बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को ईस्टर्न यूरोप में कंट्रोल किए हुए थे। और वो सब सोवियत यूनियन के कंट्रोल से आज़ाद कब हुए, तो 89 to 90 में उन्होंने आज़ाद होने के बाद ऑब्वियस बात है सभी कोई चाहेगा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, डेमोक्रेसी बन जाए हमारा देश। तो सोवियत यूनियन ऑफ 15 रिपब्लिक से बना हुआ था। और जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब कि विघटन हुआ, तो 15 जो कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेसी बन गए। इस तरह से सोवियत यूनियन का, मतलब कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो तब से सोवियत यूनियन का पूरे ईस्टर्न यूरोप पर से कब्जा ख़त्म हो गया। एंड ऑफ सोवियत यूनियन कंट्रोल ऑन ईस्टर्न यूरोप। अब देखते हैं इस पीरियड में और भी चेंजेस आए, जैसे इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस आल्सो टुक प्लेस इन इंडियाज़ नेबरहुड। इंडिया के पड़ोस में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे इस पीरियड में। लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी आर्मी रूल रहता था तो कभी डेमोक्रेसी आ जाता था, कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो कभी आर्मी का रूल। नेपाल में किंग ने अपने सारे पावर को गिव अप कर दिया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया। कहने का मतलब ये वो एक ऐसा राजा बन गया जो कि वहाँ के लोगों द्वारा इलेक्ट करके आया हुआ था। ओके, कब, तो नेपाल में, ठीक है, तो कहाँ पे, नेपाल में, सॉरी। लेकिन ये चेंजेस परमानेंट नहीं था। 1999 में क्या हुआ, 1990s के बाद हम लोग देखेंगे कि 1990 के बाद हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है आर्मी रूल से बदल के डेमोक्रेसी बन गया। लेकिन 1999 में जनरल मुशर्रफ उन्होंने फिर से आर्मी रूल ला दिया। 2005 में नेपाल में नए किंग ने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके और फिर से जितना पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो भी आज़ादी लोगों को मिला हुआ था वो छीन लिया और वहाँ पे वही आर्मी मोनार्कियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गया। Yet the overall trend in this period points out to more and more countries turning to, सही बात है। ये पूरे पीरियड को अगर हम देखेंगे 1990s के और 2005 तक के, तो हम देखते हैं जो बहुत सारे कंट्रीज़, पहले तो 1990 से 2005 तक का देखते हैं तो पता चलता है कि नेपाल और पाकिस्तान में किस तरह से डेमोक्रेसी आया, किस तरह से आर्मी रूल आया, मतलब कोई अस्थायी तो नहीं था। लाइक 1947 में एक बार इंडिया डेमोक्रेसी बन गया तो उसके बाद से अभी तक ना किसी का कॉलोनी बन पाया है, कॉलोनी मतलब कि किसी दूसरे देश के कंट्रोल में आ पाया है, दूसरे देश का सरकार यहाँ पे बन पाया, और ना ही यहाँ पे मिलिट्री है, बट मिलिट्री रूल भी नहीं आ पाया। तो लेकिन ऐसा नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ नहीं था। बाय 2005 अबाउट 140 कंट्रीज़ में मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुआ 2005 के बाद। 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैव मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी सिंस 1980। मतलब कि 1980 से 80 नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेसी बनने की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। बट इवन टुडे देयर आर मेनी कंट्रीज़, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ है जो कि, सही बात है, कहीं कहीं पे तो डेमोक्रेसी भी है, लेकिन हमारे देश में जितने अधिकार लोगों को मिले हुए हैं, हमारा कंट्री जितना डेमोक्रेटिक है, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसने इतने सारे अधिकार दिए हैं, वो शायद ही इतने अधिकार किसी को भी पूरे दुनिया में किसी भी देश के संविधान ने दिया हो। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे
डेमोक्रेसी भी है, लेकिन वहाँ पे फ्रीली बोलने का आज़ादी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी आजकल लोगों को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, बोलने का आज़ादी दे चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भी लोग अपना लीडर इलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ऐसे ही कोई एक देश हम देखेंगे, म्यांमार। पहले इनको बर्मा कहा जाता था। म्यांमार को कॉलोनियल रूल से आज़ादी 48 में मिली। ये डेमोक्रेसी बन गया। डेमोक्रेटिक रूल वहाँ पे फिर 1962 में जाकर ख़त्म हो गया, क्योंकि मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। 1990 में इलेक्शन हुआ पहली बार 30 साल के बाद। 62 में मिलिट्री कूप का मतलब कि आर्मी रूल आ गया। तो 1990 में तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तो हो ही नहीं गया। 30 साल के बाद फिर जाके इलेक्शंस हुआ, जहाँ पे सभी लोग म्यांमार के मिल कर के वोट डाले, और तब जाकर ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी था, जिसके नेता का नाम था आंग सान सू की। इन्होंने इलेक्शन जीता और वहाँ पे ये सरकार बनाने चली। लेकिन म्यांमार के उस समय के जो मिलिट्री लीडर्स थे, उन्होंने सरकार बनने नहीं दिया। वो रिफ्यूज़ कर दिए, ऐसे इलेक्शंस के रिजल्ट को मानने से ही रिफ्यूज कर दिया। इसके बदले में हुआ क्या, जो मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर, और ऊपर से क्या किया, मोर ओवर सूकी को उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक्यूज ऑफ इवन द मोस्ट ट्रिवियल ऑफेंस, सही बात है। एंड एनी वन काउट पब्लिकली अराइजिंग एयरिंग व्यूज़ और इश्यूइंग स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ द रिजाइम कैन बी सेंटेंस्ड। मतलब जिसको भी अगर मिलिट्री कूप के खिलाफ में, आर्मी ऑफ म्यांमार के खिलाफ कुछ बोलते हुए या कुछ उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हुए, कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स या विचार या कोई ऐसा चीज़ जिससे कि लोग उनके खिलाफ हो जाए, ये सब चीज़ एक्सप्रेड करते हुए देखते थे, तो उनको जेल में डाल देते थे, कम से कम 20 साल के 20 साल के लिए डाल तो देते ही थे। ड्यू टू द कोअर्सिव पॉलिसीज ऑफ द मिलिट्री रूल्ड इन म्यांमार अबाउट 6 तो मिलिट्री रूल का जो ये ज़बरदस्ती वो म्यांमार में रूल कर रहा था एक तरह से, तो इसके कारण 6 से 10 लाख लोग कंट्री से चले गए। उन्होंने अपना घर वर छोड़ दिया। डिस्पाइट बिंग हाउस अरेस्ट होने के बावजूद भी सूकी को जेल में डाल दिया गया। तो सूकी अपना डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन, मतलब म्यांमार को में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए कैंपेन जारी रखी। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू हर द कोस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज़ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल टू लिव होल मीनिंगफुल लिव्स एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। उनके अनुसार बर्मा में डेमोक्रेसी का मतलब ये होता था कि उन लोगों के लिए डेमोक्रेसी लाना जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीली जीवन जीने के लिए म्यांमार में। वर्ल्ड के कम्युनिटी में अदर मेंबर्स को जितना राइट्स मिला हुआ है, अदर मेंबर जितना फ्रीली जी रहे हैं, जो उनको ओपिनियन एक्सप्रेस करने का फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है और भी बहुत सारे राइट्स हैं, तो वही उसी मेंबर्स के तरह ये लोग भी जीना चाहते थे। तो उनके अनुसार डेमोक्रेसी के लिए बर्मा में जो डेमोक्रेसी के लिए चाहत थी, वो वहाँ के लोगों के स्ट्रगल पे डिपेंड करता था, क्योंकि वो लोग स्ट्रगल कर ही रहे थे फ्रीली रहने के लिए, सारा राइट्स एंजॉय करने के लिए, सारे हर एक तरह के फ्रीडम के साथ रहने के लिए। तो सूकी जेल में जाने के बाद भी 20 साल के लिए, 20 साल तक, पता नहीं 20 साल तक, मुझे नहीं पता है कितने साल वो जेल में रही, बट हाँ वहाँ से भी उन्होंने अपना डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन जारी रखा। कभी भी वो मतलब हतोत्साहित नहीं हुई। तो उनके इस संघर्ष को पूरे दुनिया के लोगों ने सहा, और अंत में जब वो जेल से निकली तो उसे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। अभी भी म्यांमार में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जैसे कि मान लो बहुत सारे जैसे कि दुनिया में कितने सारे नदियां हैं, कितने महासागर हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि किसी भी देश के क्षेत्र में नहीं आता है, किसी भी देश के क्षेत्र में नहीं आता है, किसी भी देश के बाउंड्रीज़ में नहीं आता है। तो उन सब के लिए, उन सबको गवर्न करने के लिए कौन लॉ बनाएगा, कौन रेगुलेशंस रूल्स बनाएगा उन सब के प्रोटेक्शंस के लिए। जैसे कोई सीज़ है, ओशियंस है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन लॉज बनाएगा। या कोई अगर इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कर रहा है
ऐसे सीज़, ऐसे समुद्र में कुछ ऐसा अपना एक्टिविटीज़ करके, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लॉयटेशन ज़बरदस्ती करके, कुछ भी अलग अलग एक्टिविटीज़ करके वो प्रदूषित कर रहा है वाटर बॉडीज़ को, तो कौन उसे बोलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं है, या उसको कौन पनिश कर सकता है, डांट फटकार सकता है। तो इन सब चीज़ के लिए सारे देशों को सारा देश एकदम क्या कहते हैं, खुद ही, जैसे कि मान लो अभी तो डेवलप्ड कंट्रीज़, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी यूएस सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री, मतलब यूएस सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। अब यूएस चाहेगा तो वो कोई भी समुद्र, कोई भी महासागर, कोई भी नदियों को अपने में मिला सकता है, बोलेगा नहीं, इस पर हमारा अधिकार है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये सारा टेरिटरी मेरे हिस्से में आता है। लेकिन वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको भी कंट्रोल में लाने के लिए, ऐसे डेवलप्ड कंट्री को कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि वो हेजीमनी ना क्रिएट कर पाए। हेजीमनी मतलब कि वो अपना अधिकार, एक अधिकार, केवल पूरा दुनिया पे हमारा ही अधिकार है, ये सब चीज़ कोई ना बोल पाए। इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ये बुक में नहीं दिया गया है, बट आप याद रख लो। यूएन एक ऐसा ग्लोबल एसोसिएशन है जो कि कोऑपरेट करता है इंटरनेशनल लॉ को, सिक्योरिटी को, वित्तीय विकास को और सोशल इक्विटी को। यूएन सेक्रेटरी जनरल इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, ये याद रखो। यूएन सेक्रेटरी जनरल इज इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड it associates the association of nation of the world, it associates the nations of the world to help cooperation in international law, security, economic development and social equity। और क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करेगा फालतू का, तो ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएन का एक ऑर्गन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है देशों के बीच पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तब जब एक देश दूसरे देश पे ज़बरदस्ती अटैक करेगा तो ये हस्तक्षेप करेगा, एक्शन लेगा साथ मिलकर। हु लेंड्स मनी टू, हाँ, अब सरकार को जब ज़रूरत पड़ गई मनी का, उसके यहाँ कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ चुका है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो चुका है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो गया है जिसके कारण उसको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं अपने देश के लोगों को संभालने में, अपना सिस्टम संभालने में, उस प्रॉब्लम से जूझने में, डील करने में, तो ऐसे में कौन पैसा देगा, या जब उसको ज़रूरत पड़ गया तो कौन देगा? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये याद रखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डज सो। वर्ल्ड बैंक भी पैसा देता है गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है, दोनों देता है, लेकिन पैसा देने से पहले वो सभी सरकार से पूछता है कि आपका अकाउंट क्या है, और उसे दिशा निर्देश भी देता है कि आप अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए आप अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या चेंज ला सकते हैं, वो दिशा निर्देश देता है। तो आर दीज डिसीजंस डेमोक्रेटिक? तो अब हम देखेंगे। सो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट एट द वर्ल्ड लेवल दैट परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन दैट ए वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड हैव परफॉर्म, बट वी नीड टू नो हाउ डेमोक्रेटिक दीज ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, लेकिन हमको ये जानना है कि ये यूएनओ, इसके ऑर्गन्स लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक कितने डेमोक्रेटिक हैं। क्या ये सभी मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज़ को, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सभी को वही अधिकार है, सभी को वही बोलने की आज़ादी है, सभी का बोलने का अगर कोई एक्सपीरियंस, मतलब कि जितने भी मेंबर्स अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो सबका वही वैल्यू है, ये देखते हैं। तो यूएन में 193 मेंबर्स हैं अभी, तो 193, हाँ 193 मेंबर्स हैं, और सभी को जनरल असेंबली में एक वोट देने की आज़ादी है। यूएन जनरल असेंबली इट्स मीट्स ये रेगुलरली सेशन, ईयरली सेशन पे मिलता है, और इसमें इस जनरल असेंबलीज के जितने भी मेंबर्स कंट्री होते हैं ना, उसी मेंबर कंट्री में से किसी मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, तो उसी मेंबर कंट्रीज़ के सभी मेंबर कंट्रीज़ नहीं, देश थोड़ी जाके वहाँ बैठेगा, उस जनरल असेंबलीज़ के मेंबर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेटिव में से किसी एक को यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ओके, जनरल असेंबली लाइक द पार्लियामेंट, जहाँ पे सारा डिस्कशंस होता है। सही बात है, दुनिया में जितने सारे मैटर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक मैटर्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, टेररिज्म से रिलेटेड मैटर हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैटर्स है, जो भी मैटर वहाँ पे डिस्कशंस होता है, जैसे पार्लियामेंट में होता है कोई भी बिल पे डिस्कशंस। इन दैट सेंस यूएन वुड अपीयर टू बी अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशंस होता है, सभी मेंबर्स कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अपनी बात रखते हैं, बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता।
अबाउट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, सही बात है। बट द जनरल कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, सही बात है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकता जिससे कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स कंट्रीज होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट, याद रख लीजिए, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ये लोग 2 साल के लिए ही इलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते, नॉन परमानेंट फिक्स नहीं है, सभी कंट्रीज़ को 2-2 साल के लिए चांस मिलता है, इंडिया को भी मिला है। रियल पावर 5 मेंबर्स कंट्रीज़ के पास होता है, और इसी 5 मेंबर कंट्री के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब कि कोई एक, मान लो, डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें 4 कंट्री का हाँ है, बट एक आदमी वीटो पावर का यूज़ करते हुए ना बोल दिया, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, ऐसा है। बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ राइट, बिकॉज मेजोरिटी का डिसीजंस होना चाहिए। आप अगर मेजोरिटी में डिसीजंस करते हो, जैसे कि 2 का ना है, 3 का हाँ है, तो वो हाँ ना जाना चाहिए, क्योंकि 4 अगर हाँ बोल रहा है तो ज़रूर वो सभी देश ऑफ द वर्ल्ड के हित में होगा। और ऐसा डिसीजंस अगर नहीं लेने से बहुत सारे देशों के लिए, या ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे जा कर के, चाहे इन्वायरमेंट के लिए हो, देश के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। दिस सिस्टम हैज़ लेड मोर एंड मोर पीपल एंड कंट्रीज टू प्रोटेस्ट एंड डिमांड दैट द यूएन बिकम्स मोर डेमोक्रेटिक, सही बात है। सभी को वीटो पावर नहीं, सभी को वीटो पावर है ना, बट कोई भी एक यूज़ कर लेता है तो वो डिसीजन नहीं लेगा, जिसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने और देशों ने प्रोटेस्ट किया है। अब देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल सबसे बड़ा मनी लेंडर्स होता है कंट्री का। इसमें 128 मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, अभी 189 हैं। प्रत्येक कंट्री का वोट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है IMF में। IMF में 52% से ज़्यादा वोटिंग पावर तो केवल 10 कंट्रीज़ की बात है, यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये सब। और जो रिमेनिंग 178 कंट्रीज़ हैं, उनको उतना ज़्यादा बोलने का अधिकार है, बट उनके बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। वर्ल्ड बैंक में भी सिमिलर सिस्टम है वोटिंग का, वही जो वर्ल्ड बैंक में जितने कंट्रीज़ है सभी का वोट इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब ज़्यादा पैसा वर्ल्ड बैंक में यूएस कंट्रीब्यूट करता है। और वैसे भी यूएस एक प्रथा है कि वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रेसिडेंट होगा वो यूएस का सिटीजन होगा, और उससे यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर ही इलेक्ट करेंगे। तो इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को, व्हाट वुड यू से अबाउट ए कंट्री वेयर सम पर्सन्स हैव ए परमानेंट पोजीशन इन द मिनिस्ट्री एंड हैव द पावर टू स्टॉप द डिसीजन ऑफ द इंटर पार्लियामेंट, सही बात, ये तो गलत है, जैसा कि वीटो पावर में सभी 5 कंट्रीज़ को है। अब देखो, इनफैक्ट वाइल nations are becoming more democratic than they were earlier, international democracy organizations are become less democratic, है ही less democratic, वीटो पावर के चलते भी है। 20 साल पहले 2 बड़े पावर्स थे, यूएस और सोवियत यूनियन, बट सोवियत यूनियन का जब से डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, केवल एक सुपर पावर रह गया, वो है यूएस, ठीक है। लेकिन ये अमेरिकन डोमिनेंस अफेक्ट, हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, खास करके वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का तो प्रेसिडेंट ही यूएस का सिटीजन्स रहता है, और वो तो प्रेसिडेंट के ही इशारों पर इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑब्वियस बात है कि यूएस का प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होने के साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, और फाइनेंस मिनिस्टर यूएस प्रेसिडेंट के ही इशारा पे चलेगा। तो वो जिसको नॉमिनेट करेगा वो यूएस प्रेसिडेंट के ही इच्छा के अनुसार। तो दिस इज़ नॉट टू से देयर इज़ नो अर्ज और मूव टुवर्ड्स ग्लोबल डेमोक्रेसी, द अर्ज कम्स फ्रॉम पीपल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर डेमोक्रेटिक नहीं हैं तो इसको ठीक करने के लिए, सही बात है, कोई जोर नहीं लगा रहा है। और द लास्ट फ्यू ईयर्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव कम टुगेदर विदाउट, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के वो साथ साथ आए हैं, और उन्होंने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो कि युद्ध के अगेंस्ट, या दुनिया में अगर कोई कंट्रीज चाहे कितना भी डेवलप्ड हो, अगर वो डोमिनेशन करना चाहता है तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं। एज इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द नेशन, द इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी अमंग नेशन हैज़ कम फ्रॉम द, सही बात है। अगर किसी भी नेशंस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, वो देश डेमोक्रेसी बना है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स किया, जैसे कि हम लोग भी 47 तक स्ट्रगल किए, तभी ब्रिटिश रूल से आज़ादी ले पाए, और तब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाया। तो गाइज आज यहीं तक, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेमोक्रेसी प्रमोशन देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। टिल देन, थैंक यू, एंड
if you enjoyed my studies, if you like my teaching, sorry, if you like my teaching, then please like and subscribe my channel. Thank you, and keep support me by liking and by subscribing. Thank you.